नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे और आप सबकी जो पढ़ाई है बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। आइए सब लोग जुड़ जाइए हमारे साथ इस सेशन में। हम जो है रेलवे एनटीपीसी जिसमें आरपीएफ, एनटीपीसी और ग्रुप डी जो भी आपके रेलवे के एग्जाम होते हैं उन सब के लिए जीके के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हमने 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं। जिन भी मेरे प्यारे भाई बहनों ने वो सेट नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें देखेंगे तो आपको 2 क्लासें मिल जाएंगी। आज जो है हमारा जीके का तीसरा सेट होने वाला है जिसमें आपको बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जिनकी आने की पूर्ण संभावना है। तो आप जल्दी से इस क्लास के लिंक को अपने सारे मित्रों को शेयर कर दें और इस क्लास को सब लोग देखें और अपने पेन और कॉपी लेकर साथ में बैठें कि जिनका आंसर आते चले तो जल्दी से कमेंट करके उन्हें आंसर भी देना है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं हम। अब आपका आता है पहला क्वेश्चन कि देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, तो आप पढ़े और जिन भी मेरे प्यारे भाइयों को आंसर आते जाएं तो वो कमेंट करके आंसर जरूर दें। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया हमारा कि चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था। तो आपका क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उन्हें एक और किस नाम से जाना जाता है। तो मेरे भाई इसके ऑप्शन है समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य या राणागुप्त। तो आपका जो आंसर होगा मेरे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। जी आपको याद रखना चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है? आप बताओगे एक अन्य नाम भी है जिसका नाम है विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। और जो है इनके प्रमुख दरबार में यानी दरबार में प्रसिद्ध व्यक्ति, अब कौन कौन जो है प्रसिद्ध व्यक्ति इनके दरबार में बैठते थे, तो जिनमें पहले व्यक्ति आते हैं उनका नाम था बराहमिहिर। क्या नाम था उनका? बराहमिहिर हो गए आपके। अगले आते हैं जिनका नाम है धनवंतरी। कौन बैठते थे? धनवंतरी हो गए आपके। और भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे जिनका नाम है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त। एक और है जिनका नाम है आर्यभट्ट आदि। ऐसे जो इनके दरबार में प्रमुख विद्वान, प्रसिद्ध विद्वान बैठा करते थे। तो आपका इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय को एक और किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताओगे सर विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। इनके दरबार में प्रसिद्ध कौन कौन व्यक्ति बैठते थे? तो पहला है बराहमिहिर, धनवंतरी, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट आदि जो व्यक्ति है इनके दरबार में बैठते थे। तो याद रखना एक क्वेश्चन और आपको इधर से बता देते हैं कि चंद्रगुप्त यानी जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए बताया गया, इसे संगीत प्रेमी के नाम से जाना जाता है। वीणा बजाते हुए सिक्कों पर दर्शाया गया है, सिक्कों पर दर्शाया गया है। इससे इसके संगीत प्रेमी होने के साक्ष्य मिलते हैं, संगीत प्रेमी होने के साक्ष्य, संगीत प्रेमी होने के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं। किसके? समुद्रगुप्त के। इतना क्लियर है? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो आप जल्दी से पढ़ें और उसका आंसर दें। क्वेश्चन है कि गीत गोविंद के लेखक कौन है? आपने सबने प्रमुख किस पुस्तकें पढ़ी होंगी जो कि आपके पेपर में आती हैं, उसमें से ही एक क्वेश्चन है कि गीत गोविंद की रचना किसने की है? गीत गोविंद की रचना किसने की है? तो आप बताओगे जयदेव ने। जयदेव ने कौन सी किताब लिखी है? तो उसका नाम है गीत गोविंद। गीत गोविंद पुस्तक किसने लिखी है आपकी? तो आप बताओगे सर जयदेव ने लिखी है। और ये किसके दरबार में बैठते थे? तो ये जयदेव जो है सेन वंश के शासक, सेन वंश के जो शासक हैं उनके दरबार में बैठते थे। सेन वंश के जो शासक थे उनका नाम था लक्ष्मण सेन। क्या नाम था? लक्ष्मण सेन के दरबार में बैठते थे। और गीत गोविंद क्या है? तो ये राज्यसभा में बैठते थे। इतना आपको याद रखना है। गीत गोविंद के लेखक कौन है आपके? तो आप बताओगे जयदेव। जयदेव
किस किस दरबार में बैठते थे? तो सेन वंश के शासक, सेन वंश के शासक का नाम क्या था? लक्ष्मण सेन के दरबार में बैठा करते थे। अब आगे हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, आप जल्दी से पढ़ें और उसका आंसर दें कि किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया था, यानी किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया था? पहला ऑप्शन है तराइन की पहली लड़ाई, तराइन की द्वितीय लड़ाई, खानवा का युद्ध, पानीपत की पहली लड़ाई। ये आपको बताना है किस लड़ाई ने उसके लिए द्वार खोल दिए थे। तो देखो मेरे भाई, आपके लिए कल के लिए घर के लिए कुछ क्वेश्चन भी है कि आप इसका जो हमारा आंसर है कि किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया था, तो उसका नाम है तराइन की दूसरी लड़ाई, जो 1192 में लड़ी गई थी। मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज के बीच में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। पृथ्वीराज चौहान, तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में हुआ था। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, तराइन के द्वितीय युद्ध में आपके गौरी की विजय हुई थी, जिसके कारण उसे दिल्ली के दरबार खुल गए थे। तो आपका घर के लिए क्वेश्चन है मेरे भाई कि खानवा का युद्ध कब हुआ था और पानीपत का युद्ध कब हुआ था? यह आपको घर से पढ़ के आना है और आपको घर पे कमेंट करके भी आंसर देना है कि खानवा की लड़ाई किन किन के बीच में हुई थी और कब। और दूसरा क्वेश्चन है पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी। इतना क्वेश्चन हमें अच्छे से याद रखना है मेरे भाई। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कालानुक्रम में सही हैं? पहला है सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन। ऐसे करके जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप जल्दी से इनको पढ़ें और इनका कमेंट करके अपन आंसर दें। कौन सा आपका सही क्रम इसमें दिया गया है? तो देखिए, अगर हम सही क्रम की बात करते हैं तो आपने पढ़ लिया होगा, ये चारों ऑप्शन दिए, इसमें से हमारा जो ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन सही है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। पहला क्या दिया गया आपका? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका अगर आपसे पूछा जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो आप बताओगे 12 मार्च 1930 में हुआ था। कब हुआ था आपका? तो 12 मार्च 1930। फिर उसके बाद आया था आपका भारत छोड़ो आंदोलन। क्या हुआ आपका? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। तो इसकी डेट भी आपको याद रखना, ये हुई थी आपकी 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942, 1942। फिर तीसरा हुआ आपका, जिसको नाम दिया हमने कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो देखिए, जो आपका कैबिनेट मिशन है, इस कब आया था? तो 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1946 को क्या आया था आपका? कैबिनेट मिशन आया था। तो इन तीनों की आपको तारीख भी याद रखनी है और इनका क्रम भी याद रखना है। इतना क्लियर है मेरे भाई? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, पढ़ें और आंसर दें। क्वेश्चन है कि कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? पहला ऑप्शन दिया गया है तमिलनाडु, दूसरा है केरल, तीसरा है मणिपुर और चौथा है आंध्र प्रदेश। तो बताइए कथकली कहाँ का नृत्य है? तो देखिए, हमारा जो आंसर होगा, कई बार आपने पढ़ा होगा कि कथकली कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, तो आपका आंसर होगा केरल। कथकली कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? आपका केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। और इसकी शुरुआत जो मानी जाती है, विश्व में शास्त्रीय संगीत के बारे में दे जाना जाता है, और इसका नाम एक और भी ऐसे अट्टकथा के नाम से भी जाना जाता है। कथकली को क्या नाम जाता है? अट्टकथा। अट्टकथा के नाम से, यानी इसका अन्य नाम है, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अट्टकथा के नाम से इसको जाना जाता है। इतना क्लियर है मेरे भाई? तो आपसे अगर पूछा जाए कथकली नृत्य किस राज्य का है, तो आप बताओगे केरल राज्य का है।
अब हमारा बहुत शानदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर आप पढ़ें और आंसर दें कि गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना कौन सा है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, भीतर गांव का मंदिर और अगला है भूमरा का शिव मंदिर। जल्दी से पढ़ें और इसका आंसर आप दें। तो देखिए, आपने इसका आंसर पढ़ लिया होगा। तो इस गुप्त स्थापत्य कला का नमूना पूछा गया, सर्वोत्कृष्ट मतलब सबसे अच्छा नमूना क्या देखने को मिलता है, तो आपका आंसर होगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर। कौन सा आंसर होगा आपका? देवगढ़ का दशावतार मंदिर इसका आंसर है। लेकिन यही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो जाता। क्वेश्चन आता है कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहां पर है। तो आपको बताना है इसका राज्य कौन सा राज्य है। उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये भी आपको याद रखना। दशावतार मंदिर कहां पर है, तो आप बताओगे सर उत्तर प्रदेश में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन आता है तिगवा का विष्णु मंदिर। तिगवा का विष्णु मंदिर कहां पर है, तो आप बताओगे जबलपुर मध्य प्रदेश में है। जबलपुर कहां पर है आपका, मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला आता है भीतरगांव का मंदिर। तो भीतरगांव का मंदिर कहां पे स्थित है, तो आप बताओगे कानपुर के पास में स्थित है। कानपुर के पास यानी उत्तर प्रदेश। और अगला आता है अपना भूमरा का शिव मंदिर। तो ये आपका सतना मध्य प्रदेश में है। कहां पर है आपका, सतना मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन सा, भूमरा का शिव मंदिर। इतना क्लियर है मेरे भाई। आपको इनकी जगह भी याद रखना है, कहां पर किस राज्य में कौन सा मंदिर स्थित है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो आप लोग जल्दी से आंसर पढ़ें। ज्यादातर सभी का इसका आंसर आ जाएगा कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या है। तो सूर्य से जैसे जैसे दूर होते जा रहे हैं उनका क्रम आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले ऑप्शन दिया है आपका कि बुध शुक्र मंगल पृथ्वी। क्या ये आपके अनुसार सही है क्या, तो आप कहोगे सर बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि पहले पृथ्वी आता है बाद में मंगल आता है। दूसरा, बुध पृथ्वी शुक्र मंगल, ये सही है क्या, ये भी सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन है बुध मंगल पृथ्वी शुक्र, ये भी सही नहीं है। हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। तो सूर्य के क्रम की अगर हम बात करते हैं तो माना कि यह आपका सूर्य है। सूर्य से क्रम में इधर है आपका बुध, फिर आ जाएगा आपका शुक्र, फिर आ जाएगा आपका पृथ्वी, फिर मंगल, फिर आएगा आपका बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर आएगा आपका कौन, वरुण। तो ये सारे के सारे ग्रह, ये आपके चार ग्रह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं और ये चारों ग्रह आपके बाह्य ग्रह की श्रेणी में आपके आते हैं। इतना क्लियर है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, इसको पढ़ें। बहुत सोचने समझने वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। पहला मिस्ट्रल, फ्रांस, यामो, जापान, सिराको, ऑस्ट्रेलिया, खमसिन, मिस्र। तो आपकी ये जलधाराएं दी गई हैं, पहले ये इतना याद रखिए। ठंडी जलधाराएं बताई गई कौन से देश में के पास कौन सी हवा चलती। तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ें और जिनका जो भी आंसर आता है वे आंसर दें।
तो देखिए इसका जो हमारा आंसर है वो है सिराको। सिराको जो है वो आपका गलत आंसर है। बाकी सभी हवाएं जैसे मिस्ट्रल दक्षिणी फ्रांस में चलती है, यमो जापान में चलने वाली हवाएं हैं, खमसिन कहाँ पर चलती है, मिस्र में चलती है। ये आपको तीनों याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्रति चक्रवात की क्या विशेषता है। दो प्रकार के आते हैं, चक्रवात और प्रति चक्रवात। अब चक्रवात आपको पता है जब आते हैं तो बारिश कराते हैं, तेज तूफान हवाएं लेकर आते हैं, लेकिन जब ये घटना उल्टी हो जाती है तो आपको उसको कहते हैं प्रति चक्रवात। तो मेरे भाई जब प्रति चक्रवात आते हैं तो आपके मौसम में साफ सफाई आ जाती है, यानी मौसम साफ हो जाता है। तो देखिए इसमें क्या तापमान में वृद्धि होगी क्या, नहीं। तेज हवाएं चलेंगी क्या, ये भी नहीं। तीव्र वृष्टि यानी क्या ज्यादा वर्षा होगी क्या, ये भी नहीं होगी। फिर आपका आता है एक और स्वच्छ आकाश, यानी हमारा जो आंसर होगा कि चक्रवात यानी प्रति चक्रवात की कंडीशन में क्या होगा, आपका स्वच्छ आकाश हो जाता है। आकाश एकदम साफ हो जाएगा, नीला हो जाएगा, कहीं से कहीं तक आपको बादल देखने को नहीं मिलेंगे। जी आपको इतनी कंडीशन इसकी याद रखना है कि प्रति चक्रवात में क्या होगा, आकाश स्वच्छ हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है केंद्र में उच्च वायु दाब होता है। याद रखना केंद्र में क्या होता है आपका हाई प्रेशर, केंद्र में होता है आपका हाई प्रेशर और बाहर हो जाता है लो प्रेशर। किस कंडीशन में, तो आप बताओगे जो कंडीशन है आपकी वो है प्रति चक्रवात। जबकि हम चक्रवात की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, चक्रवात कब आता है, जब अंदर लो प्रेशर हो और बाहर हो रहा हो आपका हाई प्रेशर। तो फिर आपके चक्रवात वायु गैसें अंदर की ओर आती हैं, फिर आपको पानी मानसून उठता है और जिसके कारण बारिश होती है। जबकि इधर प्रति चक्रवात में क्या होता है, अंदर हाई प्रेशर है, बाहर लो प्रेशर, अंदर से हवाएं बाहर की ओर जाती है। आप थोड़ा सा सोचिए इसको क्या होता है इसमें। तो देखिए हवाएं जब अंदर की ओर आती हैं, कहीं ना कहीं आपकी ऐसी हवाएं चलती हैं जब अंदर की ओर आएंगी तो फिर आपको वो सर्कल बनेगा और घूमेगा, तो जिससे बारिश होगी। लेकिन जब हवाएं बाहर की ओर जा रही हों, कहाँ की ओर जा रही हो, बाहर की ओर जाएंगी, तो फिर आपके मौसम को साफ कर देगी वो। इतना आपने याद रखना है। अब फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लोयस का पठार है। तो आपका क्वेश्चन क्या है, लोयस का पठार क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। तो बताइए पहले लोयस होता क्या है, फिर हम इसके बारे में देखेंगे कि ये पठार कैसा है। तो इतना याद रखना है आपको कि लोयस का पठार मतलब बता गए पवन द्वारा यानी हवाओं के द्वारा जो जहां पर मिट्टी इकट्ठी कर ली जाती है, उसे फ्रांस के एक गांव है जिसका नाम है लोयस, उस नाम से इसे जाना जाता है, इसलिए इसे लोयस का पठार कहा जाता है। ये कुल नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप बताओगे इसका जो आंसर होगा हमारा मेरे भाई, इसका आंसर केवल पर्वत पवनकृत होता है। इसका निर्माण किसके द्वारा होता है, पवनों के द्वारा होता है। हवाएं आती हैं, मिट्टी अपने साथ लेकर आती हैं, और जब एक जगह बहुत सारी मिट्टी को जमा कर दिया जाता है तो वो बन जाता है हमारा क्या, आप बताओगे लोयस। लोयस मतलब बालू, जब जहां पर बहुत सारी बालू इकट्ठी हो जाएगी तो वो एक पठार का रूप धारण कर लेती है। इतना क्लियर है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्रापण मूल्य आदि के संबंध में आयोग है। कौन सा आयोग आपके इससे संबंधित दिया गया है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से पढ़े और इसका आंसर दें। पहला ऑप्शन है आपका, तो आप बताओगे योजना आयोग। दूसरा ऑप्शन है कृषि लागत और मूल्य आयोग, और तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया है मूल्य आयोग। चौथा ऑप्शन राष्ट्रीय विपणन आयोग। ये आपके ऑप्शन है, तो आपको जल्दी से इसके आंसर देना है। जिनका भी आंसर आ जाए वो जल्दी से कमेंट करके आंसर जरूर दें। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है हमारा कृषि लागत और मूल्य आयोग। कृषि लागत और मूल्य आयोग इसका आंसर होगा आपका। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना भारत सरकार ने कब की थी, कृषि लागत और मूल्य आयोग, इसकी जो स्थापना है भारत सरकार ने जो है, इसकी स्थापना जो है 1965 में की थी। स्थापना कब हुई थी आपकी, 1965 ईस्वी में की गई थी। किसकी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की। और जो है बाद में इसका 1985 में नाम रखा गया था
1985 में इसका नाम रखा गया था क्या, कृषि लागत और मूल्य आयोग। इसके पहले इसको कृषि लागत के नाम से ही जाना जाता था। इसमें क्या होता है कि सरकार आपकी कुछ चीजों को रिजर्व कर देती है और वस्तुओं के मूल्य प्रमाण, समर्थन मूल्य, जैसा आप न्यूनतम समर्थन एमएसपी जिसको कहा जाता है, वो आपकी लागू करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अब सही नहीं है का मतलब क्या है, 3 आपके सही होंगे, चौथा आपका गलत होगा। तो देखिए ये आपने ज्यादातर इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा मेरे भाई कि पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब से हुई है। तो आपको पता है कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली थी, जिसका लक्ष्य रखा गया था कृषि का विकास। किसका विकास करना था, कृषि का विकास करना था। जब हम स्वतंत्र हुए थे, हमारा संविधान लिखा गया था, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि देश चलेगा कैसे, कैसे विकास करेगा। तो उन्होंने सबसे पहले आधारभूत चीजें थी उनको बढ़ावा दिया। और आपको पता है भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो इसका सबसे ज्यादा जो बढ़ावा उन्होंने दिया किसमें दिया था, कृषि के विकास करने में। और दूसरी जो पंचवर्षीय योजना आई है वो 1956 से 61 तक का समय था। इसमें उद्योगों का विकास किया गया था, यानी भारत में छोटे छोटे लघु उद्योग, बृहद उद्योग, फैक्ट्रियों की शुरुआत की गई थी। फिर आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना सतत विकास को दर्शाती थी, है ना, जिसका समय था आपका 1961 से 66। तीसरी कब है आपकी, तो आप बताओगे 61 से 66 तक का समय था। ये तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, इसमें उद्देश्य रखा था सतत विकास। अब हमारा जो गलत ऑप्शन है वो है चौथी पंचवर्षीय योजना। ये आपकी डेट गलत है बिल्कुल पूर्णता ही, 1966 से 61 तक नहीं था, क्योंकि बीच में योजना अवकाश आपका आ गया था। इतना क्लियर है मेरे भाई। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई थी। अन्नपूर्णा योजना, तो देखिए पहले बात आती है कि अन्नपूर्णा योजना है क्या। तो पहले इंदिरा गांधी के समय में वृद्धा पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी। उधर जो 65 वर्ष से अधिक उम्र के जो वृद्धजन हुआ करते थे उन्हें सरकार के द्वारा कुछ राहत राशि दी जाती थी, लेकिन कुछ भ्रष्टाचारी के कारण उन लोगों तक पैसा पहुंच नहीं पा रहा था। इस कारण से ही आपके सन 2000 से 2001 के बीच में इसकी शुरुआत हुई थी, किसकी, अन्नपूर्णा योजना की। अब अन्नपूर्णा योजना में क्या है, तो आपके प्रति व्यक्ति को 10 किलोग्राम अनाज दिया जाता था। यह आपकी शुरुआत की गई थी। कि वैसे पैसे नहीं पहुंच पा रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी उसमें आपके 10 किलोग्राम अनाज उनको दिया जाता था। आपका जो आंसर वो सही हो जाएगा, वो डी ऑप्शन सही होगा। अन्नपूर्णा योजना कब कार्य समय आई थी, तो आपकी 2000 से 2001 के बीच में इसकी शुरुआत की गई थी। ये आपको इतना याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है। आप सबको पता होगा कि राष्ट्रपति जी को शपथ कौन दिलाते हैं। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि पहला ऑप्शन दिया गया है आपका उपराष्ट्रपति, क्या उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं दिलाते। दूसरा है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तो ये आपका सही होगा। अगला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। ये दोनों ही ऑप्शन आपके पूर्णतः ही गलत हैं, यानी कि हमारा ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। हमारा आंसर होगा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संघ कार्यपालिका की शक्ति, भारतीय संघ कार्यपालिका की शक्ति, कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, राष्ट्रपति में निहित है। और राष्ट्रपति को जो है पद की शपथ, अगर अपन बात करें कि राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ, गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो आप बताओगे उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ये आपको
याद रखना है, कौन दिलाते हैं शपथ? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगर मान लो वो अनुपस्थित हैं तो आपके इधर शपथ उनको दिलाएंगे वरिष्ठ न्यायाधीश। वरिष्ठ न्यायाधीश ये उनको राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ये आपका आंसर होगा। कितना क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि वर्तमान में संपत्ति के अधिकार है एक प्रकार का, क्या है? मूल अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, विधिक अधिकार, और अगला इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आपका संपत्ति का अधिकार क्या है? तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि संपत्ति के अधिकार की, तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। अब ये ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा। नैसर्गिक अधिकार जी होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं, हमारा आंसर होगा विविध अधिकार। अब विधिक अधिकार का मतलब क्या है कि अब जी अधिकार तो है लेकिन कानूनी अधिकार हो गया आपका, वैसे कोई अधिकार नहीं है आपका। यानी संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से, को मूल अधिकार की श्रेणी से कब हटा दिया गया? जल्दी से आप कमेंट करके आंसर दीजिए। पहले इसको मूल अधिकार की श्रेणी से कब हटाया गया है? तो आपका आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन था आपका? बताइए, 44वां था कि 42वां था? आप बताओगे। 44वां संविधान संशोधन था। कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था। 1978 में आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया और उसे संविधान के अनुच्छेद 30 के का में इसको रख दिया गया। जो आपको याद रखना, वर्तमान संपत्ति अधिकार कहाँ देखने को मिलेगा? अनुच्छेद 30 का जब आप देखोगे तो वहां आपको यह अधिकार देखने को मिलेगा। ये कानूनी अधिकार है, आपका मूल अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना जाता है? ये आपका क्वेश्चन है, तो आप बताएं। तो देखिए शिक्षा की बात चल रही है आपकी, तो शिक्षा का अधिकार मूल अधिकारों में रखा गया है, तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 21A। 21A में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, कितने? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो आपका किया गया था 86वां संविधान संशोधन। कौन सा हुआ था आपका? 86वां संविधान संशोधन हुआ था। और ये कब हुआ था? तो आप बताओगे 2002 में। 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। इसके तहत ही कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे जो हैं उन्हें माता पिता और पालक के द्वारा शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है, फिर आपकी वो भी निःशुल्क शिक्षा सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? यह आपका क्वेश्चन है। तो ये आपको बताना है कि संविधान का जो लिखा हुआ था उस समय कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियां थीं, ये आपको बताना है। तो जल्दी से पढ़ के और कमेंट करके आप आंसर दीजिए कितनी थीं और वर्तमान में कितनी है, ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए इसका जो हमारा आंसर होगा कि संविधान हमारा लिख के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन आपको याद रखना 26 नवंबर को ही हम संविधान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं हम? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, जबकि पूर्णतः संविधान लागू हो गया था हमारा कब? 26 जनवरी 1950 को। तो बात आती है कि 26 नवंबर को कितने अनुच्छेद थे, यह आपसे पूछा जाता है। तो 26 नवंबर जब इसे लिखा गया था तो इसमें कुल 395 अनुच्छेद थे।
कितने भाग थे? 22 भाग थे उस समय। फिर आपसे पूछा जाता कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 अनुसूचियां थी। इतना आपको याद रखना। लेकिन अगर हम बात करें इधर ही वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, तो आप बताओगे सर वर्तमान में भी हमारे टोटल 395 ही अनुच्छेद हैं। भाग कितने हैं, तो अभी भी बात कितने हैं, 22 ही भाग हैं, लेकिन अनुसूची बदल गई हैं। अनुसूचियों की संख्या हो गई है 12। पहले कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हो गई हैं? 12 अनुसूचियां हो गई हैं। ये आपको याद रखना है। तो इसमें से हमारा क्वेश्चन क्या था? अनुच्छेद 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी उस समय। कितना क्लियर है मेरे भाई? चलिए अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल्दी से पढ़ें और इसका आंसर आप दें कि भारतीय संविधान के किस भाग को B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 में हृदय तथा उसकी आत्मा की संज्ञा दी है? पहला ऑप्शन मूल अधिकार, दूसरा है प्रस्तावना, तीसरा दिया गया आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, चौथा है संशोधन प्रक्रिया। तो बताएं क्या आपका आंसर होगा? तो हमारा जो आंसर होगा वो आपको पता है, मूल अधिकारों में जो सबसे आंकड़ा छठवीं वाला जो अधिकार है उसका नाम है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है भीमराव अंबेडकर जी ने हृदय, संविधान की आत्मा कहा है। यह आपको क्लियर याद रखना है, अनुच्छेद 32 को, है ना। अगला क्वेश्चन आता है अपना कि एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है? आपने विविध पढ़ी होगी, विविध में पुस्तकें याद करी होंगी, उनमें से क्वेश्चन आया है कि एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है। तो आपको पता है एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है, तो आप बताओगे B.S. नायपॉल। B.S. नायपॉल की रचना है और इसको लिखा था इन्होंने 1964 में। कब लिखा था? 1964 में। कौन सी रचना करी थी उन्होंने? एन एरिया ऑफ डार्कनेस, एरिया ऑफ डार्कनेस। ये जो रचना है इन्होंने की थी, इसमें क्या दिया गया है, तो आप बताओगे इसमें एक यात्रा वृतांत है। क्या बताया गया उन्होंने? यात्रा वृतांत है। कहने का मतलब वो कहीं घूमने गए थे, उसकी यात्रा को उन्होंने दर्शाया है। इतना क्लियर है मेरे भाई? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो यूरिन है या मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूद के कारण होता है? पहला है पित्त, दूसरा है लसिका, तीसरा है कोलेस्ट्रॉल, चौथा है यूरोक्रोम। तो आपकी बायोलॉजी का क्वेश्चन है, तो आप लोग जल्दी से आंसर बताएं। तो आपको पता है कि ये जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? आप बताओगे यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण पीला रंग हो जाता है? यूरोक्रोम के कारण जो है इसका कलर पीला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने देखा लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर एक लेयर चढ़ाई जाती है जिसको पर जस्ते की परत कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है जो परत चढ़ाई जाती है? ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप जल्दी से इसका आंसर बताएं, क्या कहा जाता है? तो आंसर है आपका, उसे कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। क्या कहा जाता है मेरे भाई? गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है जस्ते की परत चढ़ाने को, जिससे कि हम लोहे को जंग से बचा सकते हैं। अब बहुत शानदार क्वेश्चन आया है, आप लोग पढ़ें और उसका आंसर दें। क्वेश्चन है कि रेल पटरियां अपने बक्रों पर किस कारण से बैंक की गई हैं, यानी किस प्रकार से उन्हें जमाया गया है? पहला है रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक के आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा, रेलगाड़ी के पहियों और पटरियों के बीच किसी भी प्रकार का घर्षण बल उत्पन्न नहीं हो सकता। तीसरा, रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रित बल प्राप्त किया जा सकता है। चौथा दिया, रेलगाड़ी अंदर की ओर नहीं गिर सकती। बताइए क्या आपका आंसर होगा? तो मेरे भाई आपका गिरना मिलने की तो बात चल ही नहीं रही है, रेलगाड़ी अंदर की ओर पटरियों में कैसे गिर जाएगी? तो ये आपके 3 ऑप्शन पूर्णतः ही गलत है। हमारा आंसर है सी ऑप्शन, रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक
अभिकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है, यानी अलग से जो बल आता है केंद्र में लगे, जिससे कि रेलगाड़ी इधर और उधर कम फिसले, या आपकी पटरियों से उतरे ना, या आपकी वो लचके ना इधर उधर, ये आपको याद रखना। इसी कारण रेल की पटरियों के बकरों बीच के गैप छोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी में स्थापित किया गया है? घड़ियाल। तो हमारा एक क्वेश्चन और भी है कि बताइए किस राज्य को घड़ियाल स्टेट के नाम से जाना जाता है? बताइए घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी पर चलाया जा रहा है, ये आपका क्वेश्चन है। तो मेरे भाई आपको याद रखना है, भारत में सबसे ज्यादा जो घड़ियालों की संख्या, घड़ियाल क्या होते हैं पहले ये आता है, तो मगरमच्छ की ही एक प्रजाति होती है, लेकिन इनमें क्या होता है, मगरमच्छ का मुंह चौड़ा होता है, इसका मुंह पतला होते हुए आगे की ओर ऐसा बढ़ जाता है, ठीक है ना। इनका मुंह ऐसा जाता है, आपका थोड़ा सा ऐसा मुंह आगे बढ़ता है, तो थोड़ा सा ऐसे मुंह होने के कारण जो है इन्हें घड़ियाल नाम दिया जाता है। जबकि आपने देखा मगरमच्छ का मुंह ऐसी शेप में होता है। तो अपना क्वेश्चन है घड़ियाल प्रोजेक्ट कहां चालू किया गया? तो आपकी चंबल नदी पर, इसलिए घड़ियाल स्टेट, घड़ियाल राज्य किसे कहा जाता है? तो घड़ियाल राज्य का जो नाम मिल गया है आपके, वो आपके मध्य प्रदेश को ही घड़ियाल स्टेट के नाम से जाना जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन आने वाला है, पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला का सही अनुक्रम क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला की सही अनुक्रम बताना है आपको, कौन सा है? तो जल्दी से पढ़ें और इसका आंसर दें। तो देखिए सबसे पहले अगर हम पढ़ते हैं तो पादप यानी पेड़ पौधे, पादप को खाते हैं शाकाहारी व्यक्ति, शाकाहारी को कहा जाते हैं मांसाहारी, मांसाहारी का मलने के बाद अपघटक बन जाते हैं। तो ये आपका सही आंसर है, यानी ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, भूटान देश की राजधानी एवं मुद्रा का नाम क्या है? भूटान देश की कौन सी राजधानी है और वहां की मुद्रा का नाम क्या है? जल्दी से कमेंट करो मेरे भाई और आंसर दीजिए। तो देखिए भूटान की अगर हम राजधानी की बात करते हैं तो भूटान की राजधानी है थिम्पू। भूटान की राजधानी कौन सी है आपकी? थिम्पू राजधानी है। और वहां की मुद्रा का नाम क्या नाम है? तो आप बताओ। गुलत्तम। गुलतम जो है वहां की मुद्रा का नाम है, ये आपको याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन और बता दीजिए आप कि टोक्यो कहाँ की राजधानी है? ये आपका क्वेश्चन है कि टोक्यो बताना कहाँ की राजधानी है, तो कमेंट करके आंसर आप देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? और आपको जैसा कि आज पता भी है कि आज 9 जनवरी है, तो 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है ये भी आपको बताना है। तो देखिए आपका आंसर होगा भाई, प्रवासी भारतीय दिवस ही 9 जनवरी को मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा से भारत लौटे थे। इसके उपलक्ष्य में भारतीयों ने प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टेलीफोन की खोज किसने की थी? तो जल्दी से बताइए, टेलीफोन की खोज किसने की थी? हमने की थी या तुमने की थी? टेलीफोन की खोज किसने की थी? तो आप कहोगे ना हमने की थी ना तुमने की थी, टेलीफोन की खोज तो ग्राहम बेल ने की थी। तो आपका ऑप्शन होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। टेलीफोन की खोज किसने की थी? ग्राहम बेल ने। यानी आपको इससे एक और क्वेश्चन पता पड़ता है कि आरपीएफ यानी रेलवे में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके आविष्कारकों से भी क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बस थोड़ा सा 2 मिनट का और समय है, अब बस हमारे 3 ही क्वेश्चन शेष रह गए हैं। अब क्वेश्चन आता है कि मार्च 2024 में किस भारतीय को यूके के सम्राट चार्ल्स तृतीय ने मानद या नाइटहुड की उपाधि प्राप्त की थी, प्रदान की थी? किसे दी थी आपको ये बताना है। नाइटहुड के नाम से किसे जाना जाता है? राजन भारती मित्तल, दूसरा ऑप्शन है सुनील भारती मित्तल, तीसरा है सुशील कुमार सयाल और चौथा है अखिल गुप्ता। तो बताइए किसे नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो आपका जो आंसर होगा मेरे भाई, किसे नाइटहुड के नाम से दिया गया था, तो आपका आंसर होगा सुनील।
भारती मित्तल, सुनील भारती मित्तल को जो है मानद नाइटहुड की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया था। अब हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मार्च 2024 में किस संस्थान ने ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर्स समिट, ये आपका नाम शॉर्ट नाम दिया हुआ, 2024 की मेजबानी की थी। पहला है आईआईटी मद्रास, आईआईटी अहमदाबाद, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे। तो बताइए किसने इसकी शुरुआत की थी। तो आपका जो आंसर होगा मेरे भाई कि आपसे जो मार्च 2024 में ये समिट की मेजबानी कहां पर की गई थी, तो आपका आंसर आईआईटी मद्रास, मद्रास ने ही इस कार्यक्रम की मेजबानी की थी, यहीं पर करवाया था उन्होंने। अब हमारा लास्ट और फाइनल क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको आप जल्दी से पढ़ेंगे। वर्ष 2024 में संसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन कहां किया गया, ये आपका क्वेश्चन है, तो जल्दी से पढ़ें और इसका आप आंसर दें। वर्ष 2024 में संसद खेल महाकुंभ का आयोजन कहां पर किया गया है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। तो मेरे भाई इसका जो आंसर है वो है हमारा हिमाचल प्रदेश, आपका आंसर होगा कि हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2024 में संसद खेल महाकुंभ यानी 3.0 का आयोजन किया गया था। तो हमारे ऐसे करके ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं मेरे भाई। आशा है कि आप सबको यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ऐसे ही बने रही हमारे चैनल के साथ। आपको कल की क्लास में मिलते हैं हम नए सेट के साथ, नए 30 क्वेश्चनों के साथ, तो आप देखना ना भूलें। इसी समय सुबह 8 बजे मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।